तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। मौर्य प्रशासन में जो भी राजा होता था सामान्य तौर पे पुलिस प्रशासन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ तो देख रेख करता था, लेकिन कोई ऐसा न हो कि कोई भी पदाधिकारी राजा के खिलाफ आवाज़ उठा दे, बगावत कर दे और राजा को अपने राज्यपाट से उसको हाथ धोना पड़े, इसलिए वह गुप्तचर व्यवस्था कर रखा था। तो कहता है गुप्तचर व्यवस्था में कि इसका सर्वोच्च भी राजा है, उसके बाद प्रधानमंत्री के निगरानी में ही गुप्तचर व्यवस्था है। पूर्व मौर्य भी माने अजात शत्रु के समय गुप्तचर व्यवस्था थी, लेकिन अस्पष्ट प्रमाण अर्थशास्त्र में आता है कि मौर्य काल में मिलता है। माने पहले भी अजात शत्रु के समय में हर्यंक वंश का अजात शत्रु याद है तुम लोगों को, उसकी समय भी गुप्तचर व्यवस्था थी, लेकिन उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन इसके समय में स्पष्ट है कि गुप्तचर व्यवस्था थी। चाणक्य चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, तो वो प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ राजनीति का माहिर व्यक्ति था, तो इसलिए उसने सब ये व्यवस्था करा रखी थी कि राजा जिस पुलिस को तुम मजबूत कर रहे हो, हथियार दे रहे हो, उसके पीछे भी अपना आदमी रखो, कहीं ऐसा नहीं कि वो हथियार तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो पहली बार स्पष्ट प्रमाण यहाँ पे आता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को चर तथा स्पष्ट कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछता है परीक्षा में कि मौर्य काल में चर किसे कहते हैं, तो चर किसे कहेंगे हम लोग, गुप्तचर को। स्पष्ट भी किसको बोलेंगे, गुप्तचर को। कहता है कि एरियंस इंडिका, एरियन ने अपनी पुस्तक जो इंडिका लिखा है, इंडिका एरियन ने भी लिखा है और मेगास्थनीज ने भी लिखा है। सिर्फ इंडिका कहेगा तो मेगास्थनीज समझेंगे, एरियंस इंडिका कह देगा तो एरियन उसके लेखक माने जाएंगे। तो कहता है कि एरियंस इंडिका में गुप्तचर को ओवरसियर कहा गया है। ओवरसियर शब्द आज के डेट में जो हमें दिखाई देता है वो कब से है बच्चों, मौर्य काल से। उसे एस्ट्रेम्बो वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसने गुप्तचर को इंस्पेक्टर कहा है। तो इंस्पेक्टर, ओवरसियर, चर, स्पष्ट, ये सभी शब्द अर्थशास्त्र में माने समझे गुप्तचर व्यवस्था के लिए किया गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जहाँ चर स्पष्ट कहते हैं, एरियंस ने अपने इंडिका में उसको ओवरसियर कहा है, एस्ट्रेम्बो ने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसे इंस्पेक्टर कहा है। इसे याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि गुप्तचर के रूप में स्त्री पुरुष दोनों की भर्ती होती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। कौटिल्य कहता है प्रवृत्ति के अनुसार गुप्तचर के दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी को बोलते हैं संस्था और दूसरे को बोलते हैं हम लोग संचरक। संस्था क्या है, अस्थाई जगह पर नियुक्ति, गृहिणी या गृहपति या आवश्यक माने हॉस्टल में रहने वाले छात्र, उसको ही माने कोई ये ऐसे गुप्तचर होते थे जो एक जगह उनको अस्थाई रख दिया जाता था। मानो कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से अगर किसी प्रकार की अगर ऐसा लगता है कि छात्र ही आंदोलन न कर दे, तो वहीं पर एक छात्र ही बना कर किसी को वहाँ रख दीजिए, तब वो वहाँ का भेद भेजते रहता था। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना जी। या गांव में है तो कोई ग्रामीण परिवार ही बनकर वहाँ चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और गुप्त सूचनाएँ वो राजा को, प्रधानमंत्री को देते रहेंगे। उसी पर दूसरा है संचरा, अनस्टेबल, ये मोबाइल है सन्यासी परिवाहक के रूप में। माने समझ लो कि ऐसे व्यक्ति जो तुम्हारे यहाँ आएंगे, हर गांव में एकदम घूमते भिक्षाम देही करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन सच पूछो तो उनका काम क्या होगा, ये देखने के लिए कहीं इस गांव में, कहीं इस एरिया में कहीं महाराज के खिलाफ बगावत के गुण तो नहीं निकल रहे हैं। और जैसे ही उसको किस एरिया में ऐसा मिलता था, तुरंत वो ले जाके खबर कर देता था उसको, और प्रधानमंत्री तुरंत सेनापति की मदद से विद्रोह करने वाले व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेते थे। पता भी नहीं चलता था कि ये गुप्तचरी किया किसने। आ रहा समझ में ना। तो उसी प्रकार श्रमण, तापस, तपस्वी भी हो सकता है। माने समझ लो कि तपस्वी का रूप, श्रमण का रूप, मैं ये सभी धारण कर सकते हैं गुप्तचर। संस्था एवं संचरा के कुल 9 प्रभेद की चर्चा कौटिल्य करता है। ये पूछता है परीक्षा में कि कितने प्रकार के, मान लो कि संचरा तथा संस्था होते थे 9 प्रकार के। किसने बताया, कौटिल्य। उत्तम कैटेगरी के गुप्तचर की नियुक्ति उपधा परीक्षा माने इंटेलिजेंस टेस्ट से तय किया जाता था। ये पड़ोसी देश में कार्य करते थे, इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इनके समीक्षात्मक रिपोर्ट पर ही मौर्य सम्राट
आक्रामक वैदेशिक नीति का अवलंबन करता है। इसे खूब बढ़िया समझेंगे कि उपधा परीक्षण क्या है। जो उत्तम कैटेगरी के गुप्तचर की व्यवस्था की जाती थी, ऐसे लोगों को कई प्रकार के परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा होता था, व्यवहारिक परीक्षा होता था, कभी उनके सामने धन देकर परीक्षा की जाती थी। जैसे मान लो मैं यहाँ से गया और यहाँ अपना पैसा कुछ छोड़ के चला गया, है ना, कभी सोना चांदी वस्त्र कुछ भी छोड़ के हम चले गए और बाद में जानबूझकर नहीं छोड़ा जाता था। अरे वो जानबूझकर ही छोड़ा जाता था, ये देखने के लिए कहीं ये उठा तो नहीं लिया, है ना। तो उससे उसकी ईमानदारी का पता चलता था। और उसके साथ साथ समझो कि कई जगह मान लो किसी पुरुष को गुप्तचर बना के भेजना है, तो उसमें किसी लड़की को समझो कि उसको भेज दिया जाता था। सुंदर लड़कियों को उसके लिए भेजा जाता था कि वो अपने जाल में उसको फंसाने की कोशिश करे। अगर वो व्यक्ति अगर उस लड़की के जाल में फंस जाता था तो समझो कि वह व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर का नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो अगर चला जाए दूसरे देश में गुप्तचर बन के तो किसी के जाल में फंस जाएगा और अपनी बातें वहाँ भी बता सकता है। तो हर प्रकार का टेस्ट मतलब जो लिया जाता था उसे ही हम क्या कहते थे, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण में जो पास कर लेता था उसको गूढ़ पुरुष कहा जाता था और उनको दूसरे देशों में भेज दिया था। जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे देश के लोग हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए और समझो कि कोई प्लान बना रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही उसका रिपोर्ट आता था, मौर्य सम्राट आक्रामक वैदेशिक नीति का अवलंबन करके और उस राज्य पर अपना आक्रमण कर देता था जो पहले सोचता था आक्रमण करने के लिए। गुप्तचरों की कार्य क्या थे, तो राज्य के खिलाफ षड्यंत्र की जानकारी लेना। कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा अगल बगल का देश पड़ोसी है जो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है या उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहता है, षड्यंत्र रचना चाहता है। राजा की सुरक्षा, आंतरिक विद्रोह, जन समस्या, विदेशी व्यक्ति पर नज़र रखना इत्यादि सभी काम मौर्य काल के गुप्तचरों के जिम्मे थी। अशोक काल में धम्मानुशासन सफल है कि नहीं, इसकी जांच करना भी गुप्तचरों का काम था। माने धम्मानुशासन, धम्म के अनुसार सभी लोग जीवन जी रहे हैं कि नहीं, उसका काम कौन करता था, अशोक। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा प्रयुक्त गुप्तचरी व्यवस्था, जिसमें कहता है सिफोर राइटिंग, गुप्त लिखाई कोर्ट में, और काउंटर एक्सपॉनेज सिस्टम, जासूस के ऊपर जासूस की जानकारी मौर्य काल में ही मिल जाता है। वर्ल्ड को गिफ्ट है ये, इसे समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने गुप्तचरी व्यवस्था में सिफोर राइटिंग का व्यवस्था किया। जैसे सिफोर राइटिंग क्या है, जैसे मान लो मैं तुम लोग को कहता हूँ कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है ना, तो गुप्त रूप से संकेत के रूप में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग कैसे करेंगे, हम लोग कुछ भेजते हैं, ठीक है ना, उस प्रकार की चीज़। या हाथ से भी करना है तो मैंने बोला था कि अगर ऐसे कहेंगे तो एप्पल समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा हमने क्या कर दिया, एप्पल, और एप्पल के बाद हमने कह दिया ए से लेके और ई तक समझेंगे। इसका मतलब होगा फैन, एफ, आ रहा समझ में ना। अगर मान लो कहते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, ए। अगर एप्पल माने इधर वाले अगर कह दूँ ऐसे तो क्या समझोगे, बी, आ रहा समझ में ना। ऐसे करके अगर 3 कर दिए तब क्या समझेंगे, सी। ऐसे करके ऐसे कर दिए तब क्या समझेंगे, डी। और ऐसे करके ऐसे कर दें क्या क्या समझेंगे, ई। आ रहा समझ में ना। और इस तरीके से ऐसे करके अगर ऐसे कर दिए तो क्या समझेंगे, एफ, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे करके और ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, जी। आ रहा समझ में ना। ऐसे करके अगर ये कर दिया तब क्या हो गया, एच, आई, जे, के। आप समझोगे मतलब क्या हो गया, के, एल, एम, एन, ओ। अब मैं बोलता हूँ तुम्हें, तुम लोग लिख कर बताओ, गुप्तचर कोड में मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। लिखते जाओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मैं क्या बोला हूँ। आ रहा समझना। गुप्तचरी व्यवस्था ये सीख लेना है इसी के साथ।